नमस्ते मेरे विद्यार्थियों। आज की कक्षा में हमारा जो टॉपिक है वो है सिंचाई की विधियां। पिछली कक्षा में हमने सिंचाई की अन्य विधियों के बारे में पढ़ा। उन विधियों में हमारे पृष्ठीय सिंचाई विधि, जिसमें हमारे चौकेबार द्रोणी सिंचाई विधि आ रही थी। उन्हीं सिंचाई विधियों में हमने अधोभूमि सिंचाई विधि, कूड़ और मेड़ सिंचाई विधि के बारे में पढ़ा। आज हमारे सिंचाई की जो विधि है उस विधि को हम कहते हैं फव्वारा या स्प्रिंकलर सिंचाई विधि। फव्वारा और स्प्रिंकलर सिंचाई विधि से हम सभी परिचित हैं। इस सिंचाई विधि को बौछार सिंचाई विधि भी कहा जाता है। बौछार सिंचाई विधि, कारण इस सिंचाई विधि में पौधे के वानस्पतिक भागों पर तथा मृदा पर पाइप से होते हुए सिंचाई जल जो पाइपों पर लगे हुए राइजर और राइजर पर लगे हुए बारीक बारीक नोजल, ठीक है, राइजर और नोजल की सहायता से पानी फव्वार के रूप में, बरसात के रूप में, छोटी छोटी बूंदों के रूप में पौधों की पत्तियों पर और उसके वानस्पतिक भागों पर फैलता है। फव्वारा सिंचाई विधि वर्तमान में उन सभी स्थानों के लिए उपयुक्त है जहां पानी की कमी है, जहां कम पानी में लोग सिंचाई करना चाहते हैं। इस सिंचाई विधि के बारे में अन्य विशेषताएं हम निम्न प्रकार से पढ़ते हैं। आगे पढ़ते हैं। फव्वारा सिंचाई विधि को जब हम अपनाते हैं तो फव्वारा सिंचाई विधि से हमें अनेक लाभ प्राप्त होते हैं, लाभ मिलते हैं। इसीलिए ये काफी प्रचलित लोकप्रिय विधि है वर्तमान समय की। तो फव्वारा सिंचाई विधि से होने वाले हम जो अलग अलग प्रकार के जो लाभ हैं हमें, हम उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले यहां पर देखिए, एक था हमारी पृष्ठीय सिंचाई विधि। पृष्ठीय सिंचाई विधि में हमें हमारे खेत में पहले क्यारियां काटनी पड़ती थी या खेत को अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करना पड़ता था और फिर सिंचाई जल को अलग अलग क्यारियों के अंदर छोड़ना पड़ता था। इस विधि में, पृष्ठीय सिंचाई विधि में, जिसमें खेत में पानी को खुले में छोड़ा जाता था, इस विधि में अधिक मजदूरों की आवश्यकता पड़ती थी। इस विधि में पानी को देने में समय भी अधिक लगता था और कई परेशानियों का सामना करना पड़ता था। अधिक पानी होने पर ही हम ये सिंचाई विधि, पृष्ठीय सिंचाई विधि अपना सकते थे। लेकिन वर्तमान समय में हमारे पास सिंचाई विधि है फव्वारा स्प्रिंकलर यानी बौछार सिंचाई विधि। इसका सबसे प्रमुख लाभ है यह पृष्ठीय सिंचाई विधि से सरल होती है। खेत में केवल एक बार हमें पाइप और नोजल सेट करने पड़ते हैं, इसका सेटअप करना पड़ता है, लगाना पड़ता है और आवश्यकता अनुसार जिस समय हमारी फसल को पानी की आवश्यकता हो उस समय फसल को हम पानी दे सकते हैं। सबसे प्रमुख विशेषता है यह है पृष्ठीय सिंचाई विधि से सरल विधि होती है सिंचाई की। आगे हम बात करते हैं तो फव्वारा सिंचाई विधि में हमारे खेत की संपूर्ण जमीन का सदुपयोग हो जाता है, बल्कि पृष्ठीय सिंचाई विधि, क्यारी सिंचाई विधि में हमें मेड़ और क्यारियां बनानी पड़ती है। मेड़ वाली भूमि पर हम किसी भी प्रकार की फसल को नहीं लगा पाते हैं और मेड़ वाली भूमि व्यर्थ चली जाती है। तो यहाँ सबसे जो दूसरा फायदा हमारा यह है कि खेत की पूरी जमीन का उपयोग फसलों की बुआई के लिए किया जा सकता है।
केवल हमें खेतों में पाइप डालने रहते हैं और उन पाइपों के अलावा किसी भी प्रकार की भूमि का उपयोग नहीं आता है, और वह पाइप भी फसलों की पंक्तियों के मध्य में एडजस्ट हो जाते हैं, सेटअप हो जाते हैं, और खेत की संपूर्ण जमीन का उपयोग हम फसलों की बुआई के लिए कर सकते हैं। और मेड़ के रूप में इस सिंचाई विधि में मेड़ की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसीलिए भूमि का लॉस, भूमि की हानि, भूमि का ह्रास नहीं होता है। आगे बात करते हैं इस सिंचाई विधि का एक अन्य लाभ। इस विधि में मेड़ों की आवश्यकता नहीं होती है, जिससे मेड़ हमें बनाने नहीं है, जिससे देखिए क्या होता है, जिससे भूमि पर यांत्रिकरण की क्रिया या मशीनों का उपयोग किया जा सकता है। फव्वारा सिंचाई विधि में मेड़ नहीं बनते हैं। मेड़ नहीं बनते हैं तो हम खेत के अंदर यांत्रिकरण यानी बड़ी मशीनें ले जा सकते हैं, अलग अलग प्रकार के यंत्रों का उपयोग कर सकते हैं। मेड़ों के टूटने की कोई संभावना नहीं रहती है। इससे हम हमारे खेत में, बड़े स्तर के खेत में कम समय में मशीनों का उपयोग करके अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। इसी सिंचाई विधि में हम आगे चलते हैं। इसका जो अन्य लाभ है वह हल्की या बालू मृदाओं के लिए उपयुक्त विधि है। फव्वारा सिंचाई विधि मुख्य रूप से रेगिस्तानी क्षेत्रों के लिए, हल्की यानी बालू मृदाओं के लिए, जो हवा के झोंकों के साथ उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से चली जाती है, जिसके मृदा कणों के मध्य रिक्त स्थान अधिक होता है, उन मृदाओं के लिए यह सिंचाई की सबसे उपयुक्त विधि है और उस मृदा को लंबे समय तक ये गीले भी बनाए रखती है। अब आगे चलते हैं तो इस विधि में, फव्वारा सिंचाई विधि में खेतों में दिए जाने वाला पानी पाइपों की सहायता से फैलता है, जिससे जल का ह्रास नहीं होता है। क्यारी सिंचाई विधि में हम जो खेतों में पानी देते हैं वह खुले क्षेत्र में देते हैं, खुली जमीन पर देते हैं, और वह पानी कुछ मात्रा में बह जाता है, सूर्य के प्रकाश के द्वारा जल्दी से वाष्पित हो जाता है या गुरुत्वाकर्षण के कारण अधिक मात्रा में भूमि की ओर खिंचकर चला जाता है। यानी खेतों में दिया जाने वाला पानी क्यारी सिंचाई विधि के कारण या क्यारी सिंचाई विधि के दौरान आधे से अधिक मात्रा में व्यर्थ चला जाता है, जबकि फव्वारा सिंचाई विधि में दिया जाने वाला पानी केवल और केवल पाइपों की सहायता से, देखिए इस विधि में खेतों में दिए जाने वाला पानी पाइपों की सहायता से खेतों में फैलता है और जिससे जल का ह्रास नहीं होता है। डायरेक्ट पानी पौधों के वानस्पतिक भागों पर ही गिरता है, भूमि के पास, जड़ों के पास ही गिरता है, जिससे जल का ह्रास नहीं होता है। इसी सिंचाई विधि का अन्य लाभ हम पढ़ते हैं। इस विधि से सिंचाई करने पर कठोर परत का निर्माण नहीं होता है। फव्वारा सिंचाई विधि से यदि हम खेतों में पानी देते हैं तो भूमि के ऊपर कठोर पपड़ी या परत का निर्माण नहीं होता है, जिससे बीजों का अंकुरण या पौधे की जड़ों को अधिक मात्रा में ऑक्सीजन और सूर्य का प्रकाश प्राप्त होता रहता है और पौधों की वानस्पतिक वृद्धि अधिक होती है। भूमि पर कठोर परत का निर्माण नहीं होता है। साथ ही इसका एक मुख्य फायदा ये भी है
यदि हम फव्वारा सिंचाई विधि, स्प्रिंकलर सिंचाई विधि, बौछार सिंचाई विधि अपनाते हैं तो इससे निकलने वाला जल जो बौछार के रूप में पौधों की पत्तियों पर गिरता है, जिससे फसलों को पाले या लू से भी बचाया जा सकता है। यदि हम फव्वारा सिंचाई विधि अपनाते हैं और शाम के समय खेतों में हल्की सिंचाई करते हैं फव्वारा सिंचाई विधि से, तो रात्रि के समय जब वायुमंडल का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिर जाता है, उस स्थिति में पौधे की पत्तियों के अंदर का पानी जमने लग जाता है और जमता हुआ पानी का घनत्व बढ़ता है, वह आकार में फैलता है, जिससे पौधे की कोशिका भित्ति फट जाती है और पौधा जल जाता है। यानी पाले के दुष्प्रभाव से और लू यानी गर्म हवाओं के दुष्प्रभाव से भी फसलों को बचा सकते हैं फव्वारा या बौछार सिंचाई विधि के द्वारा। साथ ही अब जो अगला हम फायदा बेनिफिट पढ़ने जा रहे हैं, जो हमारी ड्रिप और स्प्रिंकलर फव्वारा सिंचाई विधि दोनों में ही आता है। देखिए यह फायदा काफी मोस्ट है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। इस सिंचाई विधि के द्वारा सिंचाई जल के साथ रसायनों का उपयोग भी किया जा सकता है। यदि हम फव्वारा सिंचाई विधि या ड्रिप सिंचाई विधि अपनाते हैं तो इस सिंचाई विधि के द्वारा जो सिंचाई जल हम फसलों को देते हैं, पौधों को देते हैं, उस सिंचाई जल के साथ हम रसायनों का उपयोग भी कर सकते हैं। यानी सिंचाई के जल के साथ साथ हम खेतों के अंदर उर्वरक दे सकते हैं, कीटनाशी रसायन दे सकते हैं, खरपतवारनाशी रसायन दे सकते हैं, या अनेक प्रकार के रसायन जिनकी हमें आवश्यकता है फसलों के अंदर, जो पानी के अंदर घुलनशील है, उन रसायनों का उपयोग कर सकते हैं। तो ये है हमारे फव्वारा, स्प्रिंकलर या बौछार सिंचाई विधि से होने वाले लाभ। इस सिंचाई विधि में दिया जाने वाला सिंचाई जल पाइपों से होते हुए राइजर व नोजल से बाहर निकलता है और पौधे की पत्तियों पर या वानस्पतिक भागों पर बौछार के रूप में गिरता है। इस सिंचाई विधि के लाभ निम्न प्रकार से हैं। पृष्ठीय सिंचाई विधि से यह सिंचाई विधि सरल होती है, ज्यादा इसमें खेत का भूमि का भाग उपयोग में नहीं आता है, संपूर्ण भूमि पर हम फसलों की बुआई कर सकते हैं, फिर मेड़ बनाने की आवश्यकता इस विधि में नहीं होती है, जिससे खेत के अंदर हम यांत्रिकरण यानी बड़ी मशीनों का उपयोग कर सकते हैं। साथ ही रेगिस्तानी स्थानों पर, कम पानी वाले स्थानों पर, बालू यानी हल्की मृदा वाले स्थानों पर भी इस सिंचाई विधि का उपयोग किया जा सकता है। साथ ही खेतों में दिया जाने वाला पानी केवल और केवल पाइपों की सहायता से एक छोर से दूसरे छोर तक जाता है, खुले में ये पानी नहीं रहता है, जिससे जल का ह्रास नहीं होता है। इस विधि से पानी देने पर कठोर परत, जमीन पर कठोर परत का निर्माण नहीं होता है। फव्वारा सिंचाई विधि से पानी देने पर फसलों को पाले और लू से बचाया जा सकता है। साथ ही सबसे मुख्य फायदा है जो दोनों विधियों में आएगा, हमारे बूंद बूंद यानी ड्रिप सिंचाई विधि में भी और फव्वारा स्प्रिंकलर सिंचाई विधि में, जो निम्न प्रकार से इस सिंचाई विधि में सिंचाई जल के साथ रसायनों का, कृषि रसायनों का उपयोग भी किया जा सकता है। तो ये है, ये कृषि रसायन किस प्रकार से उपयोग में करते हैं, क्या कहा जाता है, अभी आगे टॉपिक में लेते हैं हम हमारे यहाँ पर। तो ये थे हमारे स्प्रिंकलर यानी फव्वारा सिंचाई विधि और इससे होने वाले लाभ। इसी संदर्भ में हम आगे चलते हैं। तो फव्वारा सिंचाई विधि की कुछ सीमाएं, लिमिट्स भी है, तो उन लिमिट्स के बारे में हम पढ़ते हैं यहाँ पर हमारे। तो देखिए, फव्वारा सिंचाई विधि की कुछ सीमाएं, और वह सीमाएं निम्न प्रकार से हैं। तो पहली हमारी जो लिमिट्स है इस सिंचाई विधि की, वह निम्न प्रकार से: अधिक जलमांग वाली फसलों के लिए यह विधि अनुपयुक्त है।
अधिक जल मांग वाली फसलें, जैसे हम बात करते हैं सबसे अधिक जल मांग होती है फसल गन्ने की, गन्ने के बाद आती है हमारे धान। तो वह फसलें जिन्हें अधिक जल मांग की आवश्यकता होती है, अधिक पानी की आवश्यकता होती है, उन फसलों में हम फव्वारा सिंचाई विधि से पानी नहीं दे सकते हैं। दूसरी इसकी हानि देखिए क्या है, यदि हमारे पास छोटा खेत है, यानी छोटे खेतों में अधिक लागत आती है। छोटे किसान जिनके पास कम जमीन है, कम भूमि है, वह किसान यदि फव्वारा या स्प्रिंकलर सिंचाई विधि अपनाते हैं तो इस विधि में खर्चा अधिक आता है। हर छोटा किसान इस विधि को नहीं अपना पाता है। आगे हम बात करते हैं, देखिए कहाँ हमारे यहाँ पर हम आगे पॉइंट दिया हुआ है, अधिक हवा वाले स्थानों के लिए यह विधि अनुपयुक्त होती है। वह स्थान जहां पर अधिक तेज हवाएं चलती हैं, आंधियां चलती हैं, वहां दिया जाने वाला सिंचाई जल जो बौछार के रूप में पत्तियों पर गिरता है, पौधे के वानस्पतिक भागों पर गिरता है, वो बौछार के रूप में गिरने वाला जल तेज हवा के झोंकों से उड़कर दूसरे स्थान पर चला जाता है, पौधों से दूर गिर जाता है और जल पौधों को पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पाता है। इसी प्रकार हम आगे बात करते हैं, यदि पानी में किसी प्रकार की मिलावट, कचरा, धूल मिट्टी के कण हैं तो पानी में कचरा होने पर इस विधि का उपयोग नहीं किया जा सकता है। कारण पानी में यदि कचरा या धूल मिट्टी के कण है तो यह कण नोजल के छिद्रों के अंदर फंस जाएंगे, जिससे पानी पर्याप्त मात्रा में पौधों को प्राप्त नहीं हो पाएगा। साथ ही एक विशेष बिंदु भी है, लवणीय भूमि, ये ध्यान रखना, ये प्रश्न पूछा जाता है, लवणीय भूमि वाले स्थानों के लिए, लवणीय भूमि वाले स्थानों के लिए अनुपयुक्त लवणीय भूमि वाले स्थानों के लिए अनुपयुक्त होती है यह सिंचाई विधि। देखिए किस प्रकार से यह मृदा के कण और मृदा के कणों के अंदर यदि लवणों की सांद्रता अधिक है, लवणों की मात्रा अधिक है, तो यदि हम बौछार सिंचाई विधि से, फव्वारा सिंचाई विधि से पानी देंगे तो यह पानी बूंदों के रूप में इन कणों के ऊपर गिरेगा और कणों से होते हुए यह पानी लवणों को अपने साथ घोलकर थोड़ा नीचे ले जाएगा, जड़ क्षेत्र के पास ले जाएगा। जड़ क्षेत्र के पास बौछार विधि से, फव्वारा सिंचाई विधि से निकलने वाला पानी लवणों को घोलकर नीचे तो ले जाएगा, लेकिन जब हम पानी देना बंद करेंगे तब सूर्य के प्रकाश के द्वारा यह पानी गर्म होकर इन कणों से वापस बाहर निकलेगा और जब ये पानी कणों से बाहर निकलेगा तो ये पानी वाष्प के रूप में तो उड़ जाएगा, लेकिन अपने अंदर घुले हुए लवणों को भूमि के ऊपर लाकर सफेद परत के रूप में जमा कर देगा। और यदि इस परत के संपर्क में पौधे की जड़ें आती है तो जड़ों में पाया जाने वाला पानी बहिर्प्रासरण के रूप में बाहर निकल जाएगा और पौधा जलकर मुरझाकर नष्ट हो जाएगा। साथ ही इस विधि की कुछ लिमिट्स निम्न प्रकार से और भी हैं, जैसे इस विधि में प्रारंभिक लागत अधिक आती है, यानी शुरुआती खर्चा इस विधि में अधिक आता है। साथ ही
ज्ञान का होना आवश्यक है। साथ ही फव्वारा सिंचाई विधि में कुछ तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता भी होती है कि पाइप किस प्रकार से व्यवस्थित करने, नोजल को किस प्रकार से व्यवस्थित करना है, सेटअप करना है। यदि आप सिंचाई विधि में कोई किसी रसायन का उपयोग भी कर रहे हैं तो उसकी मात्रा कितनी लेनी है, किस समय पानी देना है, किस परिस्थिति में पानी देना है, तो तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होनी चाहिए फव्वारा सिंचाई विधि अपनाने के लिए। प्रारंभिक लागत अधिक आती है फव्वारा सिंचाई विधि में। लवणीय भूमि है तो उन स्थानों पर हम फव्वारा सिंचाई विधि से सिंचाई नहीं करेंगे, कारण लवणीय सिंचाई विधि में फव्वारा सिंचाई विधि से दिया जाने वाला पानी लवणों को अपने साथ घोलकर जमीन के नीचे भी ले जाता है। साथ ही सिंचाई बंद कर देने पर, पानी बंद कर देने पर यही पानी लवणों को भूमि के ऊपर लाकर जमा भी कर देता है। साथ ही यदि पानी में कचरा है, अशुद्धता, मिलावट है, गंदगी है तो इस सिंचाई विधि का उपयोग नहीं किया जा सकता है, कारण नोजल में कचरा या मिट्टी कण फंस जाते हैं। अधिक हवा वाले स्थानों पर इस सिंचाई विधि का उपयोग नहीं किया जा सकता है। तेज हवा वाले स्थानों पर हम इस विधि का उपयोग नहीं करते हैं। साथ ही कुछ फसलें जिनकी जल मांग अधिक होती है तो अधिक जल मांग वाली फसलों पर हम इस सिंचाई विधि का उपयोग नहीं कर पाते। तो ये थी हमारी फव्वारा सिंचाई विधि यानी स्प्रिंकलर सिंचाई विधि। तो अब हमारे सिंचाई की विधियों के चरण में आगे चलते हैं और आगे हमारी जो विधि दी हुई है अब अगली हमारी सिंचाई विधि है जो निम्न प्रकार से, इसे हम कहते हैं हमारे बूंद बूंद या ड्रिप, बूंद बूंद या ड्रिप सिंचाई विधि। बूंद बूंद यानी ड्रिप सिंचाई विधि। बूंद बूंद यानी ड्रिप सिंचाई विधि इजराइल के द्वारा विकसित की गई है। इजराइल एक शुष्क क्षेत्र है, मरुस्थलीय क्षेत्र है और वहां पानी की काफी कमी बनी रहती है। तो उन स्थानों पर उस स्थान के द्वारा, उस देश के द्वारा ये विधि विकसित की गई है। इस विधि में या इस विधि का उपयोग हम, ध्यान दीजिए, शुष्क या अर्ध शुष्क स्थानों पर, बूंद बूंद यानी ड्रिप सिंचाई विधि का उपयोग हम करते हैं शुष्क या अर्ध शुष्क स्थानों पर, बालू मृदा वाले स्थानों पर, या ऐसे स्थान जहां सूर्य का प्रकाश अधिक गिरता है और वहां से जल वाष्पोत्सर्जन या वाष्पीकरण के रूप में अधिक मात्रा में उड़ता है। पत्तियों से पानी का वाष्प के रूप में बाहर निकलना वाष्पोत्सर्जन, और खुली जमीन पर से नदी, ताले, जो तालाब है या झरने या मिट्टी के कण है, उन मिट्टी के कणों से पृथ्वी की सतह से पानी का भाप के रूप में उड़ना वाष्पीकरण कहलाता है। तो वह स्थान जहां सूर्य का प्रकाश अधिक आता है और जल वाष्पोत्सर्जन व वाष्पीकरण के रूप में अधिक नष्ट होता है, जल की ज्यादा हानि होती है, या बालू मृदा वाले रेगिस्तानी स्थान है या फिर शुष्क या अर्धशुष्क स्थान है, ऐसे स्थानों पर ड्रिप यानी बूंद बूंद सिंचाई विधि का उपयोग किया जाता है। इस सिंचाई विधि में पौधे की जड़ क्षेत्र के पास, पौधे की जड़ों के पास सिंचाई के जल को बूंद बूंद के रूप में पहुंचाया जाता है और पौधे का जो जड़ क्षेत्र है पर्याप्त मात्रा में गीला हो जाता है, नमी युक्त हो जाता है और जड़ें आसानी से इस जल को उपयोग में ले लेती है। तो यह सिंचाई विधि है हमारी बूंद बूंद यानी ड्रिप सिंचाई विधि। ड्रिप सिंचाई विधि का आविष्कार हमारे इजराइल देश के द्वारा किया गया था। साथ ही इस सिंचाई विधि की सबसे मुख्य जो विशेषता है, इस सिंचाई विधि का उपयोग मुख्य रूप से जो किया जाता है वो है पंक्तियों में बोई जाने वाली फसलों में। वह फसलें जिनको हम पंक्तियों में बोते हैं, जैसे गन्ना है, कपास है, साथ ही बागवानी या
हम डायरेक्ट लिख सकते हैं फल वृक्षों के लिए सिंचाई की सर्वोत्तम विधि। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। फल वृक्षों के लिए, बागवानी फसलों के लिए सिंचाई की सर्वोत्तम विधि है ड्रिप सिंचाई विधि। पंक्तियों में बोई जाने वाली फसलों में हम उपयोग में ले सकते हैं ड्रिप सिंचाई विधि। सब्जियों में भी आजकल इस ड्रिप सिंचाई विधि का उपयोग किया जाता है। यानी ड्रिप सिंचाई विधि सबसे प्रमुख वह सिंचाई विधि है जिसमें जल का अधिक से अधिक उपयोग फसलें करती है, जल की अधिक से अधिक बचत होती है। तो ये है हमारी ड्रिप सिंचाई विधि जिसका उपयोग शुष्क यानी अर्धशुष्क स्थानों पर किया जाता है, बालू मृदा रेगिस्तान वाले स्थानों पर किया जा सकता है। ऐसे स्थान जहाँ सूर्य का प्रकाश अधिक मिलता है लेकिन जहाँ से पानी वाष्पोत्सर्जन और वाष्पीकरण के रूप में नष्ट अधिक होता है, तो ऐसे स्थानों पर सिंचाई की सबसे उत्तम विधि है हमारे बूंद बूंद यानी ड्रिप सिंचाई विधि। अब ड्रिप सिंचाई विधि को जब हम अपनाते हैं तो इससे हमारे किसानों को, हमारी फसलों को कई लाभ होते हैं और यह लाभ निम्न प्रकार से। तो सबसे पहले हम ड्रिप सिंचाई विधि के लाभ पढ़ने जा रहे हैं। तो लाभ में पहला बेनिफिट हमारे यहां पर दिया हुआ है, पौधों का जड़ क्षेत्र पर्याप्त मात्रा में नम हो जाता है जिससे अधिक वानस्पतिक वृद्धि व उपज प्राप्त होती है। पौधे की जो जड़ें हैं उन जड़ों के पास ड्रिप का जो पाइप होता है उस पर छिद्र करे हुए इमिटर्स, ड्रिप के जो छिद्र होते हैं उन्हें इमिटर्स कहते हैं। तो इमिटर्स यानी उन छिद्रों से पानी बूंद बूंद के रूप में जमीन के अंदर जाता रहता है और जड़ों के पास वाला स्थान पर्याप्त मात्रा में गीला हो जाता है, जल उपलब्ध हो जाता है। और जब जड़ों को जल आसानी से मिल रहा है तो पौधे की वानस्पतिक वृद्धि भी अधिक होगी और उपज भी अधिक प्राप्त होती है। साथ ही जब हम ड्रिप सिंचाई विधि को अपनाते हैं तो फसलों की पंक्तियों के मध्य का स्थान सूखा बना रहता है जिससे हमने हमारे खेत में ए, बी और सी इन पंक्तियों में फसल लगाई और इन पंक्तियों के मध्य का जो खाली स्थान है, रिक्त भूमि है, खाली जमीन है, पानी केवल और केवल इन पंक्तियों के पास ही गिरेगा। ड्रिप से निकलने वाला पानी बूंद बूंद के रूप में इन फसल की पंक्तियों के पास ही गिरता है और पंक्तियों के मध्य की जो खाली भूमि है वो सूखी बनी रहती है और सूखी भूमि पर किसी भी प्रकार की खरपतवारों का प्रकोप नहीं होता है। तो फसल को खरपतवारों से मुक्त रखने के लिए ये उत्तम सिंचाई विधि है। पौधे को अधिक मात्रा में जल प्राप्त होता है जिससे उसकी वानस्पतिक वृद्धि एवं उपज अधिक प्राप्त होती है। साथ ही आगे चलते हैं, इस सिंचाई विधि में कम मजदूरों की आवश्यकता होती है। एक बार ड्रिप का सेटअप करना पड़ता है, पाइप लगाना पड़ता है, उसके बाद हमें मजदूरों की आवश्यकता नहीं रहती है। केवल समय पर आवश्यकता अनुसार पानी को खोलना पड़ता है, यानी मजदूरों की आवश्यकता इसमें बहुत कम होती है। साथ ही पानी केवल और केवल पौधे के जड़ क्षेत्र के पास ही मिलता है। अतिरिक्त पानी मिट्टी के अंदर नहीं बना रहता है जिससे कीटों व
व्याधियों का प्रकोप कम बना रहता है। खेतों में दिया जाने वाला जल, फसल को दिया जाने वाला जल केवल और केवल पौधे की जड़ के पास ही जाता है, और पौधे की जड़ के पास जो जल जा रहा है जिससे अतिरिक्त भूमि गीली नहीं बनी रहती है, अतिरिक्त मात्रा में जल खेतों के अंदर जमा नहीं होता है, जिससे कीटों एवं व्याधियों का प्रकोप बहुत कम हो जाता है। साथ ही यह सिंचाई विधि फव्वारा सिंचाई विधि का अपोजिट है। यहाँ पर यह सिंचाई विधि कौन सी? ड्रिप सिंचाई विधि। ड्रिप सिंचाई विधि लवणीय भूमि वाले स्थानों के लिए उपयुक्त होती है। देखिए किस प्रकार से, यदि भूमि के जो कण हैं, मिट्टी के जो कण हैं, मृदा कण, और मृदा कणों के मध्य यदि लवण है, ये मृदा कणों के मध्य लवण है, तो ड्रिप सिंचाई के द्वारा देखिए क्या होता है। ड्रिप सिंचाई विधि के द्वारा जमीन में दिया जाने वाला पानी बूंद बूंद के रूप में नीचे जाता है, और बूंद बूंद के रूप में जाने वाला पानी इन लवणों को भी अपने साथ घोल लेता है, और घोलकर धीरे धीरे पौधे के जड़ क्षेत्र से नीचे पहुंचा देता है। यानी भूमि के अंदर जितने भी जो लवण होते हैं वह ड्रिप सिंचाई विधि के द्वारा बार बार एक ही स्थान पर पानी दिए जाने के कारण बूंदों के द्वारा घुलकर, वह लवण बूंदों के द्वारा, जल के द्वारा घुलकर जड़ों से नीचे जाकर जमा हो जाते हैं। यानी लवणीय भूमि वाले स्थानों के लिए सिंचाई विधि उपयुक्त है। निक्षालन के द्वारा जमीन में पानी के साथ घुलकर लवणों का नीचे चले जाना, निक्षालन के द्वारा भूमि का सुधार भी होता है। साथ ही इस सिंचाई विधि का जो अन्य लाभ है वह देखिए, कम सिंचाई जल की आवश्यकता होती है। बहुत कम पानी में भी हम फसलों की सिंचाई कर सकते हैं। साथ ही जल की उपयोग दक्षता अधिक होती है। यदि हम ड्रिप सिंचाई विधि अपनाते हैं तो ड्रिप सिंचाई विधि के द्वारा खेतों में दिया जाने वाले पानी का अधिक से अधिक उपयोग फसलें करती है। लगभग 80 से 90% सिंचाई जल का उपयोग हमारी फसलें कर लेती है ड्रिप सिंचाई विधि के द्वारा, और क्यारी सिंचाई विधि में लगभग 50 से 60% पानी व्यर्थ ही बह जाता है, उस पानी का उपयोग फसलें नहीं कर पाती है। तो इस सिंचाई विधि की जल उपयोग दक्षता अधिक होती है, कम पानी में सिंचाई कर सकते हैं। लवणीय भूमि वाले स्थानों के लिए ड्रिप सिंचाई विधि सबसे उपयुक्त होती है। साथ ही कीटों और व्याधियों का प्रकोप बहुत कम होता है, कम मजदूरों की आवश्यकता होती है सिंचाई विधि के लिए। पंक्तियों में पानी दिए जाने के कारण पंक्तियों के मध्य जो रिक्त भूमि है उस स्थान पर खरपतवार नहीं उग पाती है। साथ ही पानी केवल और केवल पौधों के जड़ क्षेत्र के पास प्राप्त होता है, जिससे पौधे की वानस्पतिक वृद्धि एवं उपज अधिक होती है। अब ड्रिप सिंचाई विधि की कुछ सीमाएं, लिमिट्स हैं कि साहब जब हम इस सिंचाई विधि का उपयोग करते हैं तो हमें कौन सी समस्याएं आती है, उनका सामना करना पड़ता है। तो ड्रिप सिंचाई विधि की अब आगे पढ़ने जा रहे हैं हम कुछ सीमाएं। तो ड्रिप सिंचाई विधि की सीमाओं में हम बात करते हैं। देखिए इसमें प्रारंभिक लागत अधिक आती है। ड्रिप सिंचाई विधि में कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। ड्रिप सिंचाई विधि का उपयोग भारी मृदा में नहीं कर सकते। देखिए ड्रिप सिंचाई विधि से बूंद बूंद के रूप में पानी जमीन पर गिरता है, और भारी यानी लाल या काली मृदा
में पानी के अंदर जाने की जो दर होती है वो दर बहुत कम होती है। लाल मिट्टी या काली मिट्टी पर यदि बरसात हो तो पानी जमा होने लग जाता है, पानी अंदर नहीं जा पाता है, जिससे पौधे के तने के पास वह पानी जमा होने लग जाता है और तना गलने लग जाता है। साथ ही कुछ समय बाद ड्रिप के पाइप सूर्य के प्रकाश के द्वारा गर्मी के कारण इधर उनमें रख रखाव ना होने के कारण यह पाइप टूट जाते हैं। साथ ही जो ड्रिप्स के जो छिद्र होते हैं उन छिद्रों में लवण या मृदा के जो कण होते हैं वह जमा हो जाते हैं और वहां से पानी आना बंद हो जाता है। तो यह कुछ ड्रिप सिंचाई विधि की सीमाएं हैं। तो ये था हमारा चैप्टर सिंचाई और सिंचाई की विधियां। बड़ा आपको इस चैप्टर में केवल कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। जैसे अब मैं कुछ मोस्ट चीज़ें आपको बताने जा रहा हूँ, तो इन चीज़ों को बेटा आप अलग से कॉपी में लिख के ध्यान दीजिए। जैसे सिंचाई की सबसे प्रचलित विधि, यानी कहने का मतलब सबसे प्राचीन विधि, हमारे भारत देश में सिंचाई की सबसे जो प्राचीन विधि है वह है रहट सिंचाई विधि। रहट सिंचाई विधि के साथ साथ हमारे राजस्थान की हम बात करें तो राजस्थान में सिंचाई के जो साधन है, सिंचाई सर्वाधिक मात्रा में जो सिंचाई राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में जो सिंचाई की जाती है वो की जाती है नलकूपों व कुओं के द्वारा, और भारत की बात करते हैं भारत में नहरों के द्वारा। राजस्थान में सिंचाई के लिए जो सबसे बड़ी नहर है वह है हमारे इंदिरा गांधी नहर, ठीक है। साथ ही हम जो फव्वारा सिंचाई विधि अपनाते हैं, फव्वारा सिंचाई विधि में फव्वारा सिंचाई विधि का जो पाइप होता है उस पाइप के 1 सेंटीमीटर में पानी कितने दबाव यानी प्रेशर से जाता है, वह जाता है 2.5 से 4.5 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर की दबाव से वह पानी बहता है और तब जाकर वह पानी बौछार के रूप में बाहर निकलता है। साथ ही उबड़ खाबड़ असमतल भूमि वाले स्थानों के लिए, उबड़ खाबड़ भूमि के लिए सिंचाई की सबसे उपयुक्त सबसे उत्तम विधि है फव्वारा सिंचाई विधि। फव्वारा सिंचाई विधि के साथ ही हम बात करते हैं फल वृक्षों के लिए, उद्यानिकीय फसलों के लिए सिंचाई की सर्वोत्तम विधि है हमारी ड्रिप सिंचाई विधि। बहुत मोस्ट क्वेश्चन आगे बेटा ध्यान दीजिए। सबसे अधिक जलमांग वाली जो फसल है वो होती है गन्ना। सबसे अधिक जलमांग वाली फसल है गन्ना। साथ ही प्रति किलो उपज प्राप्ति के लिए, प्रति किलो उपज प्राप्ति के लिए सबसे ज्यादा पानी चाहने वाली जो फसल है वो है हमारी धान, ठीक है। आपको साथ ही इसमें क्रांतिक अवस्थाएं और फसलों की जलमांग भी ध्यान रखनी है। एक बेटा शब्द होता है